हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरटेनिंग है। आप एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे स्किप नहीं कर पाओगे, इसीलिए तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्क्रीन से ग्लू हो जाइए। क्योंकि जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग गाई की लॉयल्टी और उसकी शराफत को चेक करने के लिए यहाँ जो मियार की सिस्टर जियार होती है उसने उसे खूब बुली किया होता है। लेकिन यहाँ पे यांग गाई जो होता है वो एकदम निकलता है जेंटलमैन। वो उसकी सिस्टर जियार की इतना ज्यादा सिड्यूस करने के बावजूद भी उसे हाथ तक नहीं लगाता और वहाँ ये साबित कर देता है कि वो यूं ही कोई राह चलता हुआ ठरकी बंदा नहीं है। साथ ही उसने पहले ही ये गेस कर लिया होता है कि ये जो लड़की उसके साथ इतनी ज्यादा बोल्ड हरकतें कर रही है वो मियार नहीं हो सकती बल्कि कोई और है। इसे बताने के लिए वो उसके सामने 5 ऐसी दलीलें रखता है जिससे यहाँ मियार की सिस्टर जियार को ये मानना ही पड़ता है कि ये जो बंदा यांग गाई है वो वाकई में एक कैरेक्टर है, जिसके कैरेक्टर पे बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस बंदा ये नहीं है। इसीलिए वो अपनी बहन मियार को ये परमिशन दे देती है कि तुम दोनों उस माइनिंग एरिया में जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना, वहाँ पे जाके कुछ गड़बड़ मत कर देना। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम यांग गाई और मियार को देखते हैं कि वो माइनिंग एरिया की तरफ जा ही रहे होते हैं। अब आगे यांग गाई जो होता है उस खाई के ऊपर जो हादसा हुआ था उसने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेवियर कर दिया था यहाँ मियार से, इसीलिए वो इसके लिए माफी मांग रहा होता है। मियार उससे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे उस दिन प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उस दिन जो अचानक से वो चेन और हू ताओ सामने आ चुके थे और तुमने उन दोनों से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे मेरे सामने ढाल बन करके खड़े हो गए। और इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया है। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं तुरंत ही तुम्हारे प्यार में गिर गई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया था। लेकिन हालांकि तुमने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि ये तुमने सिर्फ मुझे बचाने के लिए और जाने अनजाने में ऐसा किया है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया, इसीलिए मैं तुमसे रूठ करके चली गई थी। लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकती, और वो जो 2 ठरकी थे उनके साथ तो यही अंजाम होना था। वे तो मुझे पसंद भी नहीं थे, अच्छा हुआ उनके साथ यही होना था। अब यांग गाई उसकी बातों से यहाँ शर्मा जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे भी लड़कियों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों बहनों ने मुझे काफी बुली किया है और मेरा काफी ज्यादा एडवांटेज लेने की भी कोशिश की है। जिसपे मियार उसे कहती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, अभी मेरी यहाँ सिस्टर होती ना तो तुम्हारी अच्छी कुटाई करती वो। आगे यांग गाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर वाकई में ट्रू युआन रेल्म की कल्टीवेटर है, जिसपे मियार उसे बताती है कि हाँ वो इस लेवल पे है और तुम्हारे लेवल से अगर इसे कंपेयर किया जाए उस ट्रू युआन रेल्म की जो लेवल ऑफ ट्रू एसेंस होगी वो तुम्हारे बॉडी टेम्परिंग के ट्रू एसेंस लेवल के 4 लेवल से भी ज्यादा हायर है। जिसपे यहाँ यांग गाई सोचने लगता है कि अच्छा हुआ इसकी बहन से मैंने ज्यादा पंगा नहीं लिया, वरना तो मेरे यहाँ पे इल लग जाते हैं। आगे जो मियार होती है वो वापस से अपनी फ्लर्ट गिरी यहाँ पे चालू कर देती है और वहाँ यांग गाई से चिपकते हुए उससे पूछने लगती है कि तुम तो यहाँ थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर के बारे में बता रहे थे ना, उसका एक जो पिछवाड़ा है उसके दूसरे पिछवाड़े से बड़ा है, तो क्या मेरे मामले में भी ऐसा है। जिसपे यांग गाई उसकी बातों को टाल देता है ये कहते हुए कि क्या ऐसी वैसी बातें पूछ रही हो, मुझे बताओ कि उस माइनिंग एरिया में जल्द से जल्द कैसे पहुंचते हैं। जिसपे मियार उसे बताती है कि वो एरिया बहुत ही ज्यादा दूर है और वो भी इस डार्क विंड फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच में है। आगे वो इस माइनिंग एरिया के बारे में बताती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेंज रिजल्ट वाले प्रोड्यूस निकलते हैं और इन दोनों प्रोडक्ट्स में यिन और यांग नामक 2 तरह के स्टोन्स निकलते हैं, जिनमें यांग की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और इन दोनों एट्रीब्यूट्स के एक ही साथ निकलने के कारण हमें इस बात का डर था कि ये दोनों टकराते ही बहुत ज्यादा एनर्जी का विस्फोट करेंगे। लेकिन काफी साल तक इस एरिया में माइनिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो दोनों यिन यांग स्टोन्स हैं वो एक साथ ही ग्रो करते हैं, वो भी इन मिनरल्स की नसों में। और जब हमारे गैंग मेंबर को इसके बारे में पता चला तो उन्हें भी यही लगा कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि यिंग और यांग एनर्जी एक दूसरे के काफी ज्यादा विरोधी होते हैं, इसीलिए उनका साथ में वहाँ ग्रो होना किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, काफी सालों तक वहाँ माइनिंग करने के बाद भी कुछ ऐसी घटना नहीं घटी, इसके कारण हमारा ये जो ब्लडी बैटल गैंग है उसने काफी अच्छे पैसे कमाए और अब तक उस एरिया में हमारा ही कब्जा है। जिसपे यांग गाई उसे कहता है कि अच्छा हुआ फिर उस एरिया में माइनिंग करना तुम सबके लिए लकी साबित हुआ। जिसपे मियार उसे कहती है कि लकी तो तुम हो, क्योंकि अगर तुम आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आते तो फिर आगे तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल पाते। यांग गाई उसे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही थी, जिसपे मियार उसे बताती है कि उस खाई में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मुझे भी अपने आप को पावरफुल करना चाहिए, वरना मैं किसी दूसरे पे तो रिलाई नहीं कर सकती अपने आप को बचाने के लिए।
इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं सर्कुलेशन में यानी कि एकांत में चली जाऊंगी अपनी प्रैक्टिस करने को। फिर मैं भी अपनी सिस्टर जीआर की तरह अपने फादर की इस बिजनेस में और उनके इस ब्लडी बैटिंग गैंग को इंक्रीज करने में उनकी मदद करूंगी। इसीलिए तुम तो आज काफी लकी निकले, क्योंकि आज अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते तो फिर कभी नहीं मिल पाते। अब इस पे यांग काई मियार की इन बातों का कुछ जवाब नहीं देता। इस पे मियार उसे बुद्धू कहते हुए आगे चली जाती है। आगे वे दोनों ही माइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी जगह में फैली होती है। यांग काई की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा यांग एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही थी, जिससे उसे समझ में आता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है यांग एनर्जी के मामले में। आगे मियार उसे बताती है कि हमारे ये जो माइनिंग एरिया है इसके केयर टेकर एल्डर लॉन्ग है, जिसे हम सभी प्यार से ग्रैंडपा लॉन्ग कहते हैं। ग्रैंडपा लॉन्ग बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उनका जो ग्रैंडसन है उससे बच के रहना। जिसपे यांग काई पूछता है कि उसका ग्रैंडसन आखिर कौन है, जिसपे मियार उसे कहती है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है, उसके बारे में बात ना ही करो तो बेटर है। अब आगे मियार क्यों उसके बारे में बात नहीं करना चाहती है ये अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। कि तभी यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की एंट्री होती है, जिससे देखते ही यहाँ पे जो मियार होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ वो उन्हें यांग काई से इंट्रोड्यूस करवाती है कि यही हमारे गैंग के डिप्टी लीडर होने के साथ साथ यहाँ के केयर टेकर लॉन्ग जायतियान हैं, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा जैसे हैं। आगे एल्डर यहाँ मियार से कहते हैं कि मिस लेडी आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये जगह बहुत ही धूल मिट्टी गंदगी से भरी हुई है और यहाँ बहुत गर्मी है। अगर आपके फादर को पता चल गया कि आप यहाँ पे आए हैं तो मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि इस तरह की इतनी गर्मी वाली जगह में मिस लेडी को नहीं आना चाहिए। जिसपे मियार उसे कहती है कि ग्रैंडपा लॉन्ग आप तो हमारे इस गैंग के लगातार 3 डायनेस्टीज को संभालने वाले एक पुराने योद्धा हो और काफी ज्यादा अनुभवी हो, तो मेरे फादर की आखिर क्या ही मजाल कि वो आप जैसे इतने अनुभवी योद्धाओं को डांट लगाए। जिसपे ग्रैंडपा लॉन्ग उसे कहने लगते हैं कि मिस मियार को तो समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे मियार यहाँ बताती है कि ग्रैंडपा लॉन्ग मेरा ये बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो कि इस माइनिंग एरिया में कुछ खरीदने के लिए आया है, तो क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रैंडपा लॉन्ग तो काफी ज्यादा सख्त बुद्धि निकलते हैं। वो साफ साफ यहाँ पे इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे माइनिंग एरिया के रूल्स के खिलाफ है और ये बंदा यहाँ पे आया है, मैं कैसे मान लूं कि ये यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने आया है, ना कि हमारे सीक्रेट्स को जानने के लिए, क्योंकि इसकी वेशभूषा तो नहीं लगता कि ये हमारे ही गैंग का एक मेंबर है। जिसपे यांग काई उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि वो लिंग शाओ सेक्ट का एक डिसाइपल है और कोई यहाँ पे वो जासूसी या इसके सीक्रेट्स जानने के लिए नहीं आया है, वो तो बस यहाँ पे यांग एट्रीब्यूट वाले सीड्स को लेने आया है। आगे वो एल्डर कहते हैं कि हमारे ये जो माइनिंग एरिया है वो हमारी इस गैंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसीलिए मिस मियार चाहे आप मुझे रूड ही क्यों ना समझे, मेरे कंट्रोल में ये पावर है ही नहीं कि मैं यहाँ इस बंदे को कोई चीज यहाँ से दे दूं, क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग ये फिराक में हैं कि वो हमारे इस माइनिंग एरिया को हड़प ले और इसके राज को वो उजागर करके वो हमारे ही जैसे काफी सारे पैसे को छापना चाहते हैं। लेकिन मियार यहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लगती है। वो बार बार एल्डर लॉन्ग से यही कह रही होती है कि ये इस टाइप का बंदा नहीं है, आप इसे गलत समझ रहे हो, ये तो बस यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने आया है जिसे मैं अपनी गारंटी पे लेके यहाँ पे आई हूँ। लेकिन यहाँ मियार के बार बार इंसिस्ट करने के बावजूद भी वो बुढ़ा यहाँ पे डट जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लेडी तो इस बंदे को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रही है, तो आखिर इससे इसका रिलेशन क्या है। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी ये लोग क्यों नहीं यहाँ से जाते। आगे वो साफ साफ इनकार करते हुए यहाँ मना कर देता है कि हमारी गैंग्स के रूल्स के मुताबिक यहाँ का जो माइन एक्सप्लोरर होगा, अगर उसे किसी पे संदेह होगा तो वो बिना रहम के उसे मार सकता है, और ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के ही ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई हमारे सीक्रेट्स को जानना चाहे या अवैध तरीके से इस माइनिंग एरिया में घुसे तो उसे जान से मार डालो। अब यांग काई भी यहाँ समझ जाता है कि ये बुढ़ा तो हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसने अपनी यहाँ पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसे देख करके वो एल्डर कहने लगता है कि तुम अपनी बॉडी टेम्परिंग रेल्म के जूनियर लेवल पे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। आगे जो एल्डर होते हैं वो अपने एक ही स्लैश अटैक से यहाँ यांग काई के जो विटैलिटी होती है उसको डिसेबल कर देते हैं, जिसके कारण यांग काई उनके इस मार्शल ट्रिक को नहीं समझ पाता और उसका यहाँ पे हिलना मुश्किल हो जाता है। अब आगे जब वो एल्डर यहाँ यांग काई पे अटैक करने के लिए बढ़ता है तो हम यांग काई के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते हैं यहाँ पे किस तरह से उस एल्डर ने यांग काई की विटैलिटी को कैद करके रखा था। अब आगे यांग ने वहाँ की यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगा रहा होता है ताकि उसकी ये जो विटैलिटी है वो आजाद हो सके। काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद उसने जंजीरों को तोड़ दिया होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वही स्प्रिट क्रिएचर अब बाहर निकलती है, जिसने यांग काई को उस अटैक से बचाने के लिए उसकी बॉडी पे वो हावी हो जाता है
और फिर उस क्रिएचर की ताकत की मदद से उस एल्डर को वो परे कर देता है। यहाँ यांग काई सोचता है कि अच्छा हुआ उस क्रिएचर ने मेरे बॉडी को अभी अभी हावी कर लिया, वरना इस बुढ़े के किलर मूव से तो मैं बच नहीं पाता। इधर दूसरी तरफ वो बुढ़ा सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज, ये पॉसिबल कैसे है कि इसने मेरे डिवाइन ट्राइबल रेल्म के फॉरबिडन मेथड को इस तरह इतनी आसानी से तोड़ दिया, और डिवाइन रेल्म के इतने हायर रेल्म में भी होने के बावजूद ये मुझसे इतने ज्यादा लोअर लेवल का बंदा मेरे इस फॉरबिडन रूइंस को तोड़ सकता है। और ये बात चारों तरफ अगर फैल गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, इसीलिए ये बात बाहर ना निकल पाए, इसीलिए मुझे इसे जान से मारना ही होगा। आगे वो बुढ़ा अपने किलर मूव को वापस से एक्टिवेट करते हुए जैसे ही यांग काई को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे उस अटैक का बीच बचाव मियार करती है। वो यहाँ यांग काई के सामने आ जाती है और एल्डर को ऐसा करने से मना करती है, जिस पे एल्डर उसे कहने लगते हैं अगर कोई हमारे माइनिंग एरिया में इस तरह से बिना परमिशन के कुछ ले जाने की कोशिश भी करता है या यहाँ पे सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन को ना जानने के लिए भी यहाँ पे आया हो, तो आपके ही फादर की आदेश है कि उसे मार दिया जाए। जिस पे मियार उसे कहती है कि जो भी होगा मैं अपने फादर से निपट लूंगी। जिस पे अब एल्डर कहते हैं कि जब ऐसे ही बात है कि किसी आउटसाइडर को अब मैं इस माइनिंग एरिया में आने से नहीं रोक पा रहा हूँ बिकॉज मिस लेडी उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो फिर मेरा यहाँ काम करने का क्या ही मतलब होता है, मैं यहाँ रिजाइन करके जाता हूँ। लेकिन यांग काई उन्हें यहाँ पे जाने से रोकता है और ये कहता है कि आज जो आपने मेरे साथ ये हरकत की है और ये भेदभाव किया है और मेरी इंटेंशन जाने बगैर मुझे यूं मारने की कोशिश की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और ये मेरे लिए एक उधार रहा। 5 साल के बाद मैं आपको इसी जगह पे मिलूंगा अपना ये उधार चुकता करने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस दिन तक मेरा इंतजार करेंगे। जिस पे बुढ़ा वापस से ये कहते हुए चला जाता है कि अगर इतने साल तक जिंदा रहे तो जरूर आना मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन इतने सालों तक तुम जिंदा रह पाओगे तब ना। आगे मियार यहाँ अभी भी जो कुछ भी हुआ है इसके लिए यांग काई से माफी मांग रही होती है और यहाँ उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ही वो था जो कि यहाँ पे इतना डेस्परेटली आना चाहता था। आगे यांग काई सोच रहा होता है कि अगर वो क्रिएचर उसके बॉडी के अंदर ना होता तो अभी वो यहाँ पे मारा जाता। भले ही वो क्रिएचर काफी ज्यादा हॉरिबल है, लेकिन उसी की ही इस हॉरिबल फीलिंग की वजह से आज वो यहाँ पे बच गया। और उस क्रिएचर की ये जो अजीब सी हॉरिबल फीलिंग है जिसमें उसमें हमेशा किसी न किसी को मर्डर करने की चुल मचती है, ये जरूर उसके गोल्डन प्रॉड बॉडी से ही रिलेटेड है। इसके बारे में यहाँ पे यांग काई डिसाइड कर लेता है कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगा के ही रहेगा। आगे मियार उसे वहीं वेट करने को कहती है और माइनिंग एरिया के अंदर चली जाती है। यांग काई यहाँ पे निराश होते हुए माइनिंग एरिया से बाहर निकल आता है। आगे हम उसी बुढ़े और उसके ग्रैंडसन को देखते हैं जो कि यांग काई को ही देख रहे होते हैं। यहाँ उसका ग्रैंडसन उससे कहता है कि आप एक थप्पड़ में उस बंदे को मार सकते थे, तो आखिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर देते तो मियार मेरे साथ साथ तुमसे भी नफरत करने लगती और फिर हमारे आगे का ये जो प्लान है पूरी तरह से चौपट हो जाता। आगे वो अपने ग्रैंडसन को एक जोरदार तमाशा लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। उसने कैसे मियार की बड़ी बहन जियार को अपने वश में कर रखा है, वो पूरी तरह से उसके प्यार के जाल में फंस गई है। तो तुम्हें क्या मुझे ये भी सिखाना होगा कि किसी लड़की को कैसे रिझाते हैं। याद रखो कि तुम्हें उस मियार से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ानी होंगी, तभी तो हमारा ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। आगे वो बताता है कि इस ब्लडी बैटल गैंग के जो ओनर है वो ह्यूमन है और इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, एक मियार और एक जियार। तो तुम दोनों भाइयों को ही उनकी दोनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा ताकि उस ह्यूमन के पास कोई चारा ना रहे और वो उनकी शादी तुम दोनों से करवा दे। और अभी ना तो तभी ये जो ब्लडी बैटल गैंग है फिर इसका सरनेम चेंज करके हम लॉन्ग कर देंगे और फिर वो पूरा गैंग और वो माइनिंग एरिया हमारे खानदान के नाम पे होगा और जिस पे सिर्फ हमारे लॉन्ग परिवार का ही अधिकार होगा। आगे उसका ग्रैंडसन कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, उस मियार को अब बस मुझ पे छोड़ दो, देखो कि उसे मैं बस कैसे पटाता हूँ। और रही बात उस बंदे की तो उसका क्या करना है। जिस पे उसका ग्रैंडपा उससे कहता है कि अब ये भी मैं बताऊं, उस बंदे से जल्द छुटकारा पाओ और उसे कैसे ठिकाने लगाना है तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो। अब आगे थोड़ी देर के बाद यांग काई के पास मियार दौड़ते हाँफते आती है जो उसे अपना हाथ आगे करने को कहती है। यहाँ पे यांग काई के हाथ आगे करती है मियार उसके हाथों में वो 3 यांग एट्रीब्यूट्स वाले सीट को रख देती है। अब यहाँ यांग काई इन्हें देख करके काफी खुश हो जाता है और मियार को इसके बदले में फेवर लौटाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। आगे वो मियार से कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं, और तुमने मेरी मदद करने के लिए अपने गैंग वालों से यहाँ पे ट्रबल लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे फेवर को यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ। आगे वो किसी एक खास जगह पे पैरों से अपने निशान लगा रहा होता है और उस पोजीशन को अच्छे से याद करने को कहता है।
यांग है उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो इस जगह को याद रखना जहाँ पे मैंने मार्क किया है। ठीक बिल्कुल इसी जगह के नीचे 70 फीट के अंडरग्राउंड में एक ऐसी खास एनर्जी है जो कि उस यांग और यंग स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। कह सकते हैं कि ये उनसे 1000 गुना ज्यादा प्योर है। और फॉरेस्ट में जिन मिनरल वेन्स के बारे में तुम बता रही थी कि ये जो मिनरल वेन्स में है यंग और यांग एनर्जी वाले एट्रीब्यूट्स यहाँ पर बर्थ करते हैं, बिल्कुल वो जगह इस 70 फीट के नीचे ही है जहाँ पे ये दोनों एनर्जी एक साथ पैदा होती हैं। अब मैं यार ये सुनते ही सोचने लगती है कि ये इतनी बड़ी सीक्रेट को मुझे क्यों बता रहा है। लगता है कि इस बंदे को मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया है। ये तो उतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है जितना मैंने इसके बारे में सोचा था। अब आगे यांग है उसे कहता है कि मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं अब प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ। जिस पे मियार उसे कहती है कि ओ हेलो, जाने से पहले ये तो बता दो कि अगली बार कब मिलोगे, और ये जो तुमने मुझे सीक्रेट जगह के बारे में बताई है इसके लिए कोई प्रूफ मुझे लिख कर तो दो। जिस पे यांग है उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सीक्रेट मैंने तुम्हें बताया है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आगे से तुम यहाँ पे केयरफुल रहना। और रही बात मुझसे दोबारा मिलने की तो ये मैं डेस्टिनी पे छोड़ता हूँ। हमारी किस्मत में मिलना होगा तो जरूर मिलेंगे। इधर यांग काई को जो चीज चाहिए थी उसे मिल चुका होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द अब काई युआन रिल्म में ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि उसे इस रिल्म में ब्रेक थ्रू करने में बस वो एक ही स्टेप पीछे है। इधर मियार बस उसे ज्यादा देखते ही रह जाती है और दिल ही दिल में यही सोचती है कि ये बंदा तो वाकई अमेजिंग है, ये अभी भी मेरे बारे में कितनी केयर करता है। वो अपना ही यहाँ ख्याली पुलाव पका रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हमारी मेहनत को सपोर्ट करने में इनफ है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।